अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। आज हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है। लॉजिक। लॉजिक क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इस अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिक क्या है। असल में लॉजिक जो है ना, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है। ये सिस्टमेटिक मेथड किस तरह का है कि हमने अपनी कोई भी आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही है या जो भी मीनिंग या जो भी लाइन आ रही है, तो हमने उसको एग्जामिन करना होता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या अगर ट्रू है तो इसके पीछे क्या इसका फैक्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लॉजिक इज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट ऐसी है कि हम कोई भी मीनिंग का स्टेटमेंट एग्जाम देयर ट्रुथ, अगर वो ट्रू हो तो इस चीज को हम लॉजिक पढ़ते हैं। लॉजिक एक तरीकाकार है जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं कि वो दुरुस्त है कि फॉल्स है, इन शॉर्ट वर्ड। ठीक हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8 शुरू करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कहता है कि राइट, आप लिखें अपनी स्टेटमेंट के बारे में कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। आपके पास नीचे जितनी भी कंडीशंस दी हुई है ना, आपने बताना है कि क्या वो कन्वर्स, उसका इनवर्स, कन्वर्स भी लिखें, उसका इन्वर्स भी लिखे, उसका कंट्रापॉजिटिव भी लिखे। ठीक हो गया। सबसे पहले ये इसको नॉट पढ़ते हैं। ये नॉट है, इसको इसको निगेशन भी कहते हैं, इसको नॉट भी कहते हैं और इसको निगेशन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब उल्ट होता है हर चीज का। ये इम्प्लाइज है, ये इम्प्लाइज है जी। ठीक हो गया, इसको इम्प्लाइज कहते हैं। तो नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। हमने इसका सबसे पहले हम इसका कन्वर्स लिखते हैं। कन्वर्स असल में उल्ट को कहते हैं। कन्वर्स क्या होगा? क्यू, ये क्यू इधर आ जाएगा और नॉट पी। ठीक हो गया। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? इनवर्स इनका उल्ट होता है। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई ना, इसका ये नॉट है ना, नॉट पी, तो ये खाली पी हो जाएगा। इम्प्लाइज ये क्यू है तो ये नॉट क्यू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव के लिए ना एक शॉर्ट सा मेथड है कंट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए। जो भी आपका इनवर्स होगा ना, जो भी आपका, ये देखिए, जो भी आपका एक इनवर्स होगा, आप इसका इनवर्स ले लें, वो आपका कंट्रा पॉजिटिव होगा। इस कन्वर्स का, ये देखिए, ये कन्वर्स है, मैं इसका इनवर्स लेता हूँ, इसका इनवर्स क्या होगा? नॉट क्यू, और इसका क्या होगा? पी। ये था हमारा आंसर। और करेंगे तो इंशाल्लाह और समझ आएगी। सबसे पहले फिर हम सवाल लिखते हैं। Q इम्प्लाइज P में सबसे पहले मैं कन्वर्स निकालता हूँ। कन्वर्स क्या होगा? ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? इन दोनों की निगेशन को चेंज कर देंगे। सबसे पहले सॉरी Q लिखेंगे, उसके बाद P लिखेंगे। अब उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? जो भी कन्वर्स होगा, इसका जो उल्ट होगा ना, वो आपका कंट्रा पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसी के साथ इसका पार्ट 3, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। तो सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स में आगे पीछे लिखते हैं। नॉट क्यू पहले आ जाएगा, नॉट पी बाद में आ जाएगा। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में इसका उल्ट, इन दोनों का। नॉट नॉट दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ नॉट नॉट खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में ये जो कन्वर्स का उल्ट होगा ना,
ये आपका कंट्रा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 4, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स में नॉट पी पहले आ गया, नॉट क्यू बाद में आ गया। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, क्यू और ये पी। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव में ये जो कन्वर्स आया है इसका उल्ट कर दो साइन का, ये कंट्रा पॉजिटिव है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है कि राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ टेबल बनाना अब आपने, निगेशन, पी, इसको और पढ़ते हैं, यहाँ कंजक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये कंजक्शन है या और है, पी और क्यू, फिर कहता है आर निगेशन क्यू। अब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ये मैंने पी लिखा, ठीक है, पी होता है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब मैं लिखता हूं क्यू, क्यू होगा मेरे पास ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज बनाता हूँ, ये वाली पी आर क्यू। इसका मतलब है कि इन दोनों में देखना है, इन दोनों में अगर कोई एक भी ट्रू होगा ना तो ये ट्रू है। ये देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब जो आंसर आया है आपने क्या करना है, इसका नॉट लेना है, ये नॉट, ये ट्रू, नॉट उल्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मैं ये लिखता हूं नॉट क्यू, नॉट क्यू क्या है, क्यू का नॉट, ये देखिए ट्रू है, ट्रू का नॉट फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब ये सारी स्टेटमेंट इकट्ठी लिखेंगे, ये नॉट पी और क्यू और नॉट क्यू, इन दोनों का आपने कंजक्शन लेना है। अब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। और ये था आपका ट्रूथ टेबल जो हमने बनाया। अब उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे, सबसे पहले मैं पी लिखता हूँ, पी में ये देखिए मैंने लिखा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अब मैं लिखता हूँ क्यू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्यू है तो मैं ये क्यू ले लिया, नॉट क्यू, क्यू का उल्ट फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। उसके बाद नॉट पी, पी ये जी फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ट्रू। अब इसका इन दोनों का आपने क्या लेना है, कंजक्शन, यानी कि और, नॉट क्यू और नॉट पी, इन दोनों का अगर तो दोनों में से एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है, ये फॉल्स, ये ट्रू आ गया, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद जो आंसर आया है इसका क्या ले लेना है, नॉट, नॉट का मतलब होता है उल्ट, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ये था आपका ट्रूथ टेबल पार्ट 2 का। इसके बाद हम पार्ट 3 का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये देखेंगे पार्ट 3 मेरे पास आ गया है, पी आर क्यू एंड पी एंड क्यू।
सबसे पहले ये पी लिखा, पी होता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू लिखा, क्यू क्या होता है, क्यू होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इन दोनों का आप क्या ले लें, कंजक्शन ले लें। कंजक्शन में क्या होगा, अगर दोनों एक भी फॉल्स आ गए, दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स है, नहीं तो ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब ये चीज अभी हमने पढ़ी नहीं थी, इसको डिसजंक्शन या फिर एंड पढ़ते हैं। इसका मतलब है अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स है। अब इन दोनों का आपने ये ले लेना है, डबल निगेशन। इसको बाई कंडीशनल पढ़ते हैं, ठीक है, ये बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल में क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट सेम होगी ना तो ट्रू होगा। देखिए ये स्टेटमेंट सेम है, ये भी देखिए ये भी स्टेटमेंट सेम है, तो ये भी ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट डिफरेंट हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जांपल। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और प्रूफ में क्या फर्क है और एग्जांपल दें। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करूं तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट असल में एक वे होता है जिसमें हम किसी भी चीज को ट्रू या फॉल्स साबित करते हैं, ट्रू या फॉल्स साबित करते हैं, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी साबित नहीं कर सकते। मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखता हूँ, ये देखे मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट असल में इज एन एक्सप्रेशन है, एक तरीकाकार है जिसमें क्या करते हैं हम, विच में बी ट्रू और फॉल्स, जिसमें हम किसी भी चीज को ट्रू या फॉल्स कंसीडर करते हैं, मतलब कि प्रूफ साबित करते हैं, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी नहीं करते। और प्रूफ का क्या है, ये तो हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब प्रूफ, प्रूफ का असल में प्रूफ जो है एक लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज को ट्रुथ ट्रुथ टेबल के जरिए ना साबित करते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं जिसमें हम डेट एक्सप्लेन, ठीक है, द ट्रुथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है तो समझ लीजिएगा, आगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा नीट हो जाए। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम्स एंड अ थ्योरम। एक्सियम और थ्योरम में क्या फर्क है जी। एक्सियम कहते हैं जिसमें आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो और आप उसको बगैर वजह जाने आप उसको कह देंगे दिस इज अ ट्रू, कि वो ट्रू है, ऐसी स्टेटमेंट को एक्सियम पढ़ते हैं। एक्सियम क्या होगा, एक्सियम होता है कि ऐसी स्टेटमेंट के जिसमें हमें वी विच वी बिलीव, जिसमें हमें यकीन हो कि टू बी ट्रू है, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी वजह के हम, बगैर किसी सबूत के हम उसको ट्रू कह दें, उसको कहते हैं एक्सियम्स। ठीक हो गया। उसके बाद थ्योरम क्या होता है,
देखिए जब मैं थ्योरम की बात करता हूँ, थ्योरम असल में थ्योरम होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को अगर प्रूव करना चाहे ना, तो उसके लिए हमें किसी फैक्ट्स की ज़रूरत हो। मतलब कि हम इसके बारे में हम लिखते हैं कि दे हैव दे हैज बी प्रूव्ड ट्रू। अगर आपने इसको ट्रू प्रूव करना है बेस्ड ऑन, हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन एनी नॉन फैक्ट, ऐसे फैक्ट हम बताएं जिसके बारे जिसको देखते हुए हम उसको ट्रू साबित कर सके, उसको कहते हैं थ्योरम। ठीक हो गया ये आपका। जैसे कि इसकी एग्जांपल हो सकती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो 360 होता है, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और इसका जो है एक्सियम्स का मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट में ना, किसी भी पॉइंट में अनलिमिटेड लाइंस जो है गुजर सकती हैं। ट्रू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये चले 7 लिखा गया, चले 6 जो है वो सबसे मैं लास्ट में करवा देता हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं आइडेंटिकेट वेदर इट हैज एन एक्सियम्स, बताएं कि ये एक्सियम्स है, कंजेक्चर है या थ्योरम है, और एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपने बताना है कि जो नीचे दिया हुआ है कि ये क्या है, ये एक्सियम्स है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। ये हमें ऑलरेडी पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सीधी एक लाइन ही गुजरती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट इज एक्सियम। और भाई ये एक्सियम है, ये बगैर वजह जाने हमने कह दिया जी बिल्कुल ठीक है ये ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो ये क्या है, ये एक्सियम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला कहते हैं एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन टू, हर इवन नंबर जो है वो टू से बड़ा होता है। यस होता है, लेकिन उसको साथ उसने कहा कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर को जमा करने से। तो कंजेक्चर में असल में ना, कंजेक्चर में हमें थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होती है, पता नहीं ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चेक करना पड़ेगा, चेक करके अगर तो वो ट्रू हुआ तो वो बन जाएगा थ्योरम, अगर तो फॉल्स हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रू होता है तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। कंजेक्चर में हमें चेक करना पड़ता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो भाई हमें चेक करना पड़ेगा कि हर जो नंबर है वो टू से बड़ा होता है और क्या वो दो प्राइम नंबर को जमा करने से आएगा, कैन बी रिटन एज टू प्राइम नंबर। तो मैं कहूंगा कि जी ये जो है ये कंजेक्चर है। कंजेक्चर फिर बताया आपको क्या होता है, कंजेक्चर होता है कि जिसमें हमें डाउट हो कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और हम उसके उस पर काम करें। जब हम उस पर काम करेंगे, अगर तो वो ट्रू हो गया तो वो थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, अब द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 है, तो ये एक्सियम हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये किस तीन एंगल्स का जो सम है ना वो 180 होता है। लेकिन हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है, तो अगर आपने इसको प्रूव किया है तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, ये थ्योरम है। एक्सियम भी है लेकिन ये प्रूव करने पड़ेगा इसको, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ये थ्योरम है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अलजबरा आ गया। फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें आपने जस्ट प्रूव करना है जो आप चैप्टर नंबर 4 में करके आए हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ एक्स माइनस 4 स्क्र प्लस 9, इसका स्क्र खोले ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए और बी, और ये वाला जो 9 है ये वैसे ही आ गया। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्र, 4 का 16, 2 4 दा 8x प्लस 9 एक्स स्क्र, ये 8x 16 और 9 25, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है,
उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का। मेरे पास ना एक फार्मूला है अलजबरिक, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो मैं लिखता हूं ये वाला 4, ये जो a है ये x है, 4a, ये जो b है ये 1 है। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो 4 1 4 और ये x, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। और इसके साथ ही एक पार्ट 3 जो है वो भी सेम है, वहां पे भी यही फार्मूला लगेगा कि x प्लस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर। मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा 4, a जो है मेरे पास x है और b जो है वो मेरे पास 5 है। 4 5 दा 20x, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जरा थोड़े से आइडेंटिटीज को लेके ना प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, हम इसको अब हम प्रूव करेंगे बाय डिफरेंट लॉज की मदद से। कहता है प्रूव दैट फॉलोइंग बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। हर स्टेप की मदद से ना इसको जस्टिफाई करें आप। ठीक है, सबसे पहले जी देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, लिखा हुआ है 4 प्लस 16x/4। ठीक है, अब इस पे मैं एक स्टेप अप्लाई कर सकता हूँ कि अगर a ओवर b हो ना, तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये जो b है ये 4 है, मैं लिखता हूँ 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 16x। ठीक है जी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ। कैसे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी असल में थी कि अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कैसे? ये देखिए, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करूं 4x से, 4 1 द 4 और 4 4 द 16। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था कि ये जो 4 है ये आ जाता है बाहर और अंदर आ जाता है 1 प्लस 4x। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब ये कटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो ये कटिंग हो सकता है तो ये देखिए मैं इसको 1/4 मल्टीप्लाई 4 इस तरह लिखता हूँ, बाय थ्योरम के साथ लिखूंगा। इसको मैंने क्या लिखा, ये देखिए, अब 1/4 मल्टीप्लाई 4 और 1 प्लस, ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4 4 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1.1 प्लस 4x। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट, इसके सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 6x² प्लस 18x ओवर 3x² माइनस 27। सॉल्व 6x² प्लस 18x ओवर 3x² माइनस 27। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो थ्योरम लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ फैक्टराइज द ईच टर्म। ईच टर्म मतलब कि डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर भी। ठीक हो गया।
तो क्या किस तरह इस 6x² को मैं 6x मल्टीप्लाई x कह सकता हूँ, ठीक है, प्लस और 18 को मैं 6x मल्टीप्लाई 3 कह सकता हूँ, 6×3 18। इसी तरह ये देखिए, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई x² कह दिया और इस 27 को 3 मल्टीप्लाई 9 कह दिया। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक हो गया। मैंने पिछले सवाल में नहीं था लिखा, मैं कहा चलो इस सवाल में मैं आपको लॉ भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब इसको इसमें चेंज कर देते हैं। अभी ये देखिए a जो है वो आपका क्या है 6x और आगे b और c x+3। नीचे भी ऐसे ही a जो है वो आपका 3 है और नीचे x² माइनस 9। ठीक हो गया। अब उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फैक्टराइज डिनोमिनेटर। मैं भाई डिनोमिनेटर को ना फैक्टराइज कर देता हूँ। किस तरह कि 6x ओवर x+3, 3x को x का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, 6x x+3 ओवर 3 x+3 x-3। तो अब कटिंग किससे करूंगा, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टी PLICA मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये तीन, एक 3 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 2x x+3, 3 इंटू x+3 और x-, ये 3 से गया, ये से गया, तो क्या रह गया 2x ओवर x-3। ठीक है जी, ये इसका पार्ट सेकंड था। उसके बाद इसका पार्ट थर्ड। अब मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा, काम आपने करना है। ठीक है, पेयर बनाएं, फैक्टराइज करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 टू द 10, 5 और 2 7। नीचे भी x² माइनस 2x माइनस 1x माइनस 10, x कॉमन प्लस 2 कॉमन x+5। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेक द फैक्टराइज, कि हमने फैक्टराइज को ब्रेक कर दिया। तो 5, ये सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे -5 और +2 आना था। ठीक है, तो 2 5 का होगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। तो अब देखिए x+5 x+2 x-5 x+2, ये से कैंसलेशन हो गई और जी ये जो है आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। सपोज x इज एन इंटीजर। फर्ज करें कि x जो है ना आपके पास कोई इंटीजर है, देन x इज ऑड, और x जो है वो ऑड है, देन इफ 9x+4 इज ऑड, और ये भी ऑड हो, इसको ऑड प्रूव करना है आपने। ठीक है, ये ऑड प्रूव करना है। कैसे, ये देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ 9x+4, इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया। मैं लेट करता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 2k+1, और मैं आगे लिखता हूँ एस x इज ऑड, x जो है वो ऑड है। तो फिर मैं अब इसको पुट कर देता हूँ, इसमें पुट इन 1
ये देखिए, अगर मैं 1 में पुट करूं 9 इंटू 2k+1, तो 9k+1 और ये 4, 9 को 2 से किया तो 9 2 18 के, 9 को 1 से किया तो 9 1 9 और 4 ऐसे, ठीक है। 18 के 9 जमा 4 कितना हो गया 13, और इस 13 को मैं 12 जमा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 9k बच गया, और 2 6 12 प्लस, और 9k+6 किसके इक्वल है 9k+6 जी। ये देखिए 2, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट 9k+6 इज इक्वल टू m, तो इसकी जगह पे m+1, तो 2m+1, तो ये सेम ये चीज़ नहीं आ गई। ये देखिए, बस यहाँ पे k और यहाँ पे m है, तो प्रूव हुआ कि 2m+1 इज आ ऑड नंबर, जो हमने प्रूव करना था। अब उसके बाद दोबारा यही, सपोज x इज एन ऑड इंटीजर्स, अगर x जो है इंटीजर्स हो ऑड, तो इसको प्रूव करें। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7x+5 को मैंने क्या क्या दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब लेट कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 2k+1, इस 2k+1 को इसकी जगह पे रखें। 7 2k+1+5, 7 को 2 से किया तो 14k, 7 को 1 से किया तो 7, और ये 5, 14k जमा 12। तो अब क्या करो 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकाला 7k+6, लेट कर लो कि लेट 7k+6 इज इक्वल टू m, ये 2 और इसकी जगह पे m, क्या आ गया 2m। तो 2m जो है इज आ इवन नंबर होता है, +1 होगा तो आड, अगर खाली आएगा तो इवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ x इज एन odd integer then show that it's x square minus 4x plus 6 odd। जी, इसको दोबारा से x square minus 4x plus 6 को ना 1 कह लो, कह दिया। तो अब लेट करो क्या प्रूव करना है ऑड, तो ऑड के लिए वही था कि x इज इक्वल टू 2k+1, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे 2k+1 का स्केयर, 2k+1+6, इसका स्केयर खोलो, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 के, 4 को 1 से किया तो 4 और प्लस 6, 4 के स्केयर 1, 2 2 दा 4 के, माइनस 8 के, 6 में से 4 गया तो 2, 4 के 1 ही 2, माइनस 4 के जमा 3। तो क्या हुआ, इस जमा 3 को मैं +2+1 कह सकता हूँ, ठीक है। तो लेट किया कि 4k स्केयर माइनस 4k प्लस 2 इज इक्वल टू m। तो यहाँ 2 कॉमन निकाल लो एक मिनट, इसके बाद सॉरी 2 कॉमन निकाला तो 2k स्केयर माइनस 2k प्लस 1, तो हम क्या 2 को प्लस लेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2, ये m+1, एंड वी नो दैट कि 2m+1 इज आ ऑड नंबर, ठीक है जी। अब इसका पार्ट बी है, इसमें हमने इवन प्रूव करना है कि ये इवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4, ये फर्स्ट, लेट x इज इक्वल टू 2k,
2k स्केयर 2k भी रख सकते हैं, ठीक है, प्लस 4 2 टू द 4k स्केयर 4। तो क्या किया, ये फार्मूला है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b 2 टू द 4। तो नहीं बना सॉरी नहीं बना। मैं क्या करता, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2k स्केयर प्लस 2k प्लस 2। तो लेट किया कि 2k स्केयर प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू m। तो ये 2 और इसकी जगह पे क्या आ गया, m। और वी नो दैट कि 2m इज अ इवन नंबर। ये हमने थ्योरम्स में प्रूव किया हुआ है। तो ये थ्योरम्स थे जो हम कर रहे थे। अब इसके बाद पार्ट 13 है। पार्ट 13 में उसने आपको कहा है प्रूव करें, ये थ्योरम ये है कि फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये देखिए सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैं लेट करता हूं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब फिर अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग्स कर रहा है तो ये फिर इसके ओरिजिनल सेट्स को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कि एक्स जो है इसके अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अगर तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा तो इसका उल्ट जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, अगर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो इसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये देख लें, मैंने यहाँ से ये चीज़ जो है यहाँ से ये चीज़ जो है वो प्रूव करके आपको बता दिया। प्रूव लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ठीक हो गया, यहाँ अब अगर इसको और प्रूव करना है, अभी थोड़ा सा और प्रूव होता है। देयरफॉर इसका मतलब कि ये देखिए देयरफॉर इसका एक पार्ट रहता था अभी। देयरफॉर इट मीन्स दैट के ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब सेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, सपोज करते हैं, किस तरह, ये देखिएगा, सपोज करते हैं कि y जो है वो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक हो गया, इसका मतलब कि y बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट को भी और y बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट को भी। और y जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग टू बी। इनके ओरिजिनल सेट्स को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर तो इनके ओरिजिनल सेट्स को बिलोंग नहीं कर रहा तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना इन दोनों का तो वो उसको भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये देखिए, इसको जो है ना वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन कहा था, ठीक है, इसको मैंने सेकंड कहा, और ये जो मेरे पास अभी आई है तो फ्रॉम 1 एंड 2, और इसको मैंने 3 कह दिया, फ्रॉम 1 2 एंड 3 प्रूव दैट कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है ना वो बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही है कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर है एंड x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, और इनका स्क्वायर लेस देन है, x का स्क्वायर y के स्क्वायर की लेस देन है,
तो प्रूव करें कि इनका जो खाली नंबर है ना एक्स और वाई, ये एक्स लेस देन है वाई के। प्रूव करते हैं कैसे, लेट, सबसे पहले ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि एक्स लेस देन एक्स स्केयर लेस देन वाई स्केयर के। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेकिंग स्केयर रूल ले लेता हूँ। ये स्केयर रूल ले लिया, ये देखिए ये से कट गया, ये से कट गया, तो एक्स लेस देन वाई। तो अगर तो ये रियल है तो इनका जो स्केयर रूट है वो भी क्या है, रियल है। तो मैं लिखूंगा सो इट इज प्रूव दैट इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर and x square less than y square, then x less than y। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। आपने हमने साबित करना है कि जो सम है ना, किसी भी चीज का जो सम है, इंटीरियर अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले जो एंगल है इज 180। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई, ठीक है जी। एक ट्राइंगल बन गई, इसको मैंने कह दिया ए, इसको कह दिया बी, और इसको कह दिया सी। तो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है। टू प्रूव, जो चीज हमने साबित करनी है वो क्या है कि एंगल ए ये वाला प्लस एंगल बी ये वाला प्लस एंगल सी ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है जो काम हम खुद करते हैं। मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रा करता हूँ इस सी के ऊपर टेंजेंट, जो जिसको मैं एक एल और एक एम कहता हूँ, और ये टेंजेंट सी क्या, और इसके जो एंगल यहाँ पे एक एंगल बन रहा है उसको मैंने 1 कह दिया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने 2 कह दिया, और ये वाली जो लाइन है ना इस लाइन के पैरेलल है। ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ड्रा अ लाइन, मैंने एक लाइन ड्रा की, कौन सी, एल एम। ठीक है। आगे लिखता हूं थ्रू सी, जो सी पॉइंट से गुजर रही है, और मैं लिखता हूं कि ये पैरेलल है, पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ये देखिए किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल है। और मैं साथ लिखता हूं, और मैंने ना इसके एंगल्स को लेबल भी कर लिया, लेबल द एंगल 1 एंड 2। ठीक है। अब स्टेटमेंट एंड रीजंस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजन। ये देखिए ये जो एंगल 1 है ना, ये इस एंगल ए के बराबर है। मैं कहता हूँ कि एंगल जो मेजरमेंट एंगल ए जो है, यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए जो है वो बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के। इसको कहते हैं एडजस्टेंट एंगल या अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है, आमने सामने वाले। और इसी तरह मैं कहता हूँ, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि एंगल 2 जो है, एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल 2 के। इसको भी क्या कह दिया, अल्टरनेट एंगल। ठीक हो गया। और फिर मैं कहता हूँ कि एंगल ए और एंगल बी
या हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2, ये देखिए सीधी लाइन पे, हमेशा सीधी लाइन पे ना एंगल 180 का होता है। ठीक है, ये मैंने लाइन बनाई, देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो सीधी लाइन पे एंगल हमेशा 180 का होता है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं करता हूँ कि मैं इस 1 को, इस वाले एंगल को, यानी कि एंगल सी को 2 को प्लस करूँगा तो 180 आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, या कह सकते हैं कि एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये 180 है तो इसका मतलब, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब कि एंगल 1, एंगल 1 की जगह मैं लिखता हूँ ए। ठीक है, एंगल सी ऐसे, और एंगल 2 की जगह पे लिखता हूँ मैं ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने तीसरा कह दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, पहले और दूसरे की मदद। सो हमने यही चीज तो साबित करनी थी कि एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 के। तो सो इट इज प्रूव्ड द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, वो कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, अगर ये ए बी सी रियल नंबर हो, ये जीरो ना हो, तो प्रूव करें कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व में मैं ये क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ये वाली साइड कि ये देखिएगा कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं इक्वालिटी की, वो क्या है कि मैं इन दोनों को ना बी डी से ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, इन दोनों को बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब क्या किया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ए डॉट वन जो है ना वो दोबारा किसके बराबर होगा, ए की, और सी डॉट वन जो है दोबारा किसके बराबर होगा, सी के। यहाँ पे आपने लिखना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ से मैं एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, इस ए को मैं ये लिख दिया बाहर। ठीक है, ये आया 1/b, इसको मल्टीप्लाई किया इस बी के साथ। ठीक है, और ये डी, इसी तरह सेम ये सी लिख दिया बाहर, 1/d को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, और ये बी बाहर। इनवर्स की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ इनवर्स की। इनवर्स क्या था, ये इससे कटिंग होकर क्या आंसर आ जाता है, 1। ये से कटिंग होकर क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ये था इसका पार्ट ए। इसके बाद इसका पार्ट बी शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी। है तो आसान, बस प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, तो सारा काम प्रॉपर्टी से ही है।
ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी। सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ, ये ए को मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ए डॉट 1/b, ठीक है। इस सी को साइड पे करके लिखिए सी डॉट 1/d, ठीक हो गया। अब ये देखें ए डॉट 1/b सी डॉट 1/d, इस ए और इस सी को डॉट ले लेते हैं, ए डॉट सी एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट सी 1/b डॉट 1/d। ए को सी से किया तो आ गया ए सी और 1, और इसको किया इससे आ गया बी टी। ये सारा एसोसिएटिव चल रहा है, आपने यहाँ पे लिखना भी एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लाई। अब उसके बाद ए सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए सी ओवर बी टी। ये थी आपकी राइट हैंड साइड। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो अप्लाई करता हूँ ना, मैं वही दोबारा मतलब ये देखिए ए डॉट 1/b ए डॉट 1/b हो गया और सी डॉट 1/b हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, एसोसिएट इसको हमने ए प्लस सी और ये हो गया 1/b, ठीक है। अब ए प्लस सी को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए प्लस सी ओवर बी, और यही आपकी राइट हैंड साइड। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।